तो चलते हैं आरएस एग्जाम 2020 के समाज शास्त्र के अगले टॉपिक, अगले पार्ट की, जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक स्त्रीकरण। मतलब इसका अगर सामान्य रूप से अर्थ समझा जाए तो समाज को अनेक स्तरों में विभाजन करना सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। मतलब जब किसी समाज का विभिन्न चरणों में ऊंच नीच या भेदभाव के जो चरण होते हैं उन चरणों में विभाजन किया जाता है तो उसको सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। यह समाज में जो उसकी प्रशस्ति होती, परिस्थिति मतलब स्टेटस, वो चाहे सामाजिक स्टेटस हो, आर्थिक स्टेटस हो या राजनीतिक स्टेटस हो या धार्मिक स्टेटस हो, उस स्टेटस या परिस्थिति के अनुसार उस समाज का जब विभाजन विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में किया जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। इस विभाजन में जो ऊंच नीच का जो स्त्रीकरण का जो श्रेणीगत जो विभाजन है उसमें उच्चता और अधीनता का परस्पर संबंध होता। मतलब कुछ उच्च होंगे, कुछ निम्न होंगे, उन दोनों के बीच में अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात करूं तो उनके अधिकार और कर्तव्यों का भी विभाजन होता है। एक यूरोपियन समाजशास्त्री हुए हैं जिसका नाम है टीवी बॉटमोर, जिन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को 4 भागों में बांटा है। अपने समाजशास्त्री दृष्टिकोण में उन्होंने ये कहा समाज का जो स्त्रीकरण है, समाज का जो विभाजन है वो 4 रूपों में होता है। पहला विभाजन जाति, दूसरा विभाजन वर्ग, तीसरा विभाजन दास और चौथा विभाजन संपदा। मतलब समाज का विभाजन होता है इन 4 रूपों में भी होता है। पहले रूप की बात करें जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था क्या है? तो जाति व्यवस्था जन्म आधारित एक ऐसा समूह है, जन्म आधारित एक ऐसा अंतर्विवाही समूह है, जन्म आधारित ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर ही होती है। मतलब उनकी सदस्यता आनुवांशिक या वंशानुक्रम के अनुसार ही प्राप्त होती है, जो जीवन भर के लिए स्थायी रहती है। अगर भारत की जाति व्यवस्था की बात करूं तो भारत में जाति व्यवस्था जीवन भर उस व्यक्ति के साथ रहती है। इस जाति व्यवस्था में व्यक्तियों के जो श्रेणीक्रम विभाजन है उसमें संपर्क, सहयोग, रहवास, विवाह इत्यादि प्रतिबंध होते हैं और अनेक प्रकार की निर्योग्यता, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का भी उस पर आरोपण होता है। साथ ही जाति व्यवस्था में एक चीज कहूंगा तो जाति व्यवस्था में परंपरागत पेशों को उन्होंने अपनाना पड़ता है और साथ में सबसे बड़ी बात है प्रत्येक व्यक्ति अपने पेशागत अतीत के साथ बंधा हुआ मिलता है और इसमें ऊंच नीच का भेदभाव रहता है। अगर भारत की बात कही जाए तो भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 प्रकार के जातिवादी स्त्रीकरण में विभाजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो विभाजन है भारत का जातिवाद का जो विभाजन है, जो स्त्रीकरण है, वो कर्म कांड अर्थात धर्म पर आधारित है। दूसरी बात मैं आपसे बात करूं, दूसरा जो विभाजन उन्होंने किया वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था का मतलब है परिस्थिति, मतलब उसका स्टेटस एक समान है। एक ऐसा समूह जिनकी संपूर्ण जनसंख्या और समाज में विशिष्ट स्थिति या पद होता है। उस विशिष्ट स्थिति या पद के अनुसार उनका श्रेणीगत विभाजन होता है और ऊंच नीच का निश्चित क्रम पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है इस जो वर्ग व्यवस्था होती है उसका सदस्यता जाति व्यवस्था की तरह जन्म आधारित न होकर अर्जित होता है। यह आप किसी भी वर्ग में उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग का जो विभाजन है उसमें उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग को अपनी योग्यता, आप अपनी प्रयासों से वो प्राप्त कर सकता हो। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ग व्यवस्था में वर्ग के प्रति एक प्रकार की चेतना पाई जाती है। उसी वर्ग चेतना के आधार पर मार्क्सवादी विचारधारा विपरीत होती है। और सबसे बड़ी बात है जैसे जाति व्यवस्था धर्म आधारित या कर्म कांड आधारित व्यवस्था है, उसी तरह उसकी विपरीत वर्ग व्यवस्था एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। अगली बात करूं बॉटमोर ने तीसरी व्यवस्था का नाम बताया दास व्यवस्था।
दास व्यवस्था मतलब जितनी भी अपनी प्रकार की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है उसमें सर्वाधिक ऊंच नीच असमानता वाली एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को कानून और परंपरा दोनों में भी दूसरों की संपत्ति मान लिया जाता है। मतलब दास प्रथा व्यवस्था में व्यक्ति दूसरों की संपत्ति मान लिया जाता है, उसमें किसी प्रकार के अधिकार उसके पास नहीं, केवल ड्यूटी होती है। जिस प्रकार उसका मालिक उसको कहता है उसी तरह उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। मतलब उस दास को एक वस्तु की भांति खरीदा और बेचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात पुराने दर्शन शास्त्री, पुराने समाज शास्त्री अरस्तु ने कहा है कि ये दास एक ऐसे उपकरण की भांति है जिसकी तुलना पशु से की जा सकती है और जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है, जिनके कोई अधिकार नहीं होते, केवल दावित्य होता है कि जिस प्रकार मालिक उनको आदेश और कहे उसी आदेशों की उसको पूर्ति कर। चौथी बात, गौ विभाजन संपदा व्यवस्था, मतलब जागीर व्यवस्था के अनुसार जो कि ये बाटो यूरोपियन दर्शन यूरोपियन समाज शास्त्रियों में चौथी बात ये विभाजन, सामाजिक स्त्री विभाजन का चौथी बात संपदा है, जो जागीर प्रथा है, जो सामंतवाद पर आधारित है। जितनी संपत्ति उनके पास होती है उसके अनुसार उनका श्रेणीगत विभाजन होता है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग और कृषक वर्ग, इस वर्ग के आगे जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होती है। कुल मिलाकर सामाजिक स्तर के 4 विभाजन मान सकते हैं: जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास व्यवस्था और संपदा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है जाति व्यवस्था, मतलब सामाजिक स्तरीकरण का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है जाति व्यवस्था। अगर इसके बारे में बात करूं तो भारतीय सामाजिक स्तरीकरण की बहुचर्चित विशेषता है। मतलब भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता का नाम है जाति व्यवस्था। ये हिंदू धर्म द्वारा अनुमोदित मतलब ये जाति व्यवस्था भारत के सनातन हिंदू धर्म की एक विशेषता है जो मुख्य रूप से धार्मिक परंपरा या कर्मकांड पर आधारित है। सर्वप्रथम जाति व्यवस्था की बात करूं तो सर्वप्रथम वेस्या दी अरेटा एक समाजशास्त्री था जिसने कास्ट वर्ड का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने कहा कि कास्ट का मतलब होता है लोग अपने पैतृक व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब जिनका जो पैतृक व्यवसाय है, जो पैसा है, जो कामकाज है, उनमें वो परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे जूते बनाने वालों की एक जाति होती है, लकड़ी का काम करने वालों की एक जाति होती है, सोनार का काम करने वाले लोगों की एक जाति होती है। फिर उसके बाद A.R. वाडिया जो पुर्तगाली समाजशास्त्री था जिसने कास्ट का वर्ड किया कास्टा से, जिसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल या ऐसा समूह जिसमें वंशानुगत लक्षण होते हैं। मतलब एक ऐसा समूह जिसके लक्षण वंशानुगत या जन्म आधारित पर होते हैं। अब आती जाति व्यवस्था। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक खंडात्मक स्वरूप है। मतलब जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खंड की व्यवस्था होती है, विभिन्न प्रकार के श्रेणीबद्ध खंड होते हैं। वो खंड अलग अलग उपभाग विभागों में विभाजित होता है। सामाजिक स्तरीकरण का खंडात्मक स्वरूप है। यह जन्म आधारित व्यवस्था है। मतलब जन्म आधारित व्यवस्था है कि जाति का सदस्य जन्म आधारित होता है। अंतर्विवाही मतलब जिस समूह में जाति समूह से आप बिलोंग करते हो तो उस जाति समूह से बाहर आपको विवाह करने के लिए प्रतिबंध होते हैं। मतलब उसी जाति में है आपको विवाह करना पड़ा। अंतर्विवाही एवं विस्तृत नातेदारी युक्त सामाजिक मतलब नातेदारी समूह, मतलब एक ऐसा अंतर्विवाही नातेदारी युक्त समूह है जिसमें भाई बहन, काका, मामा, दादा सब कुछ जन्म आधारित एक परंपरा में रहते हैं। जो वंशानुगत परंपरा वाले नाम होंगे, उनका व्यवसाय होगा, उनकी एक संस्कृति होगी। मतलब जो वंशानुगत परंपरा वाले नाम, व्यवसाय एवं संस्कृति वाले ऐसा बंद वर्ग है, मतलब बंद है जिससे बाहर आप जा नहीं सकते, अंदर से बाहर नहीं रखते, बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। वो एक ऐसा बंद वर्ग होता है जाति व्यवस्था।
जो अपने सदस्यों के व्यवसाय, खान पान, सहवास, विवाह पर निश्चित प्रतिबंध लगाता है। मतलब जिस जाति से आप बिलोंग करते हो उसका एक अलग से पैसा होगा और उसका खान पान का व्यवस्था अलग होगी, उनका सहवास मतलब किसी और जाति व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात विवाह नहीं कर सकते। जिसमें और सबसे बड़ी बात है जिस जाति से बिलोंग करते हो उस जाति से आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था का, भारतीय जाति व्यवस्था, जाति कभी जाति नहीं, मतलब उसमें कभी परिवर्तन होना संभव नहीं है। ये एक ऐसा सजातीय समूह है जिसकी सदस्यता प्रकट होती है, मतलब जन्म से आधारित होती है। और सबसे बड़ी बात है इस जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव होता है। मतलब परिभाषा की बात करूं, सामाजिक स्तरीकरण का खंडात्मक स्वरूप है यह जन्म आधारित अंतर्विवाही विस्तृत नातेदारी युक्त सामाजिक समूह है जो वंशानुगत परंपरा वाले नाम, व्यवसाय एवं संस्कृति वाले बंद वर्ग होता है जो अपने सदस्यों के व्यवसाय, खान पान, सहवास, विवाह पर निश्चित प्रतिबंध और निर्योग्यता लगाता है जिसमें परिवर्तन कभी संभव नहीं होता। ये एक सजातीय समूह है जिसकी सदस्यता प्रदत्त होती है और ऊंच नीच का इसमें भेदभाव पाया जाता है। अगर भारत में समाज शास्त्र की बात करूं, जीएस गुरिये, गोविंद सदाशिव गुरिये ने जाति व्यवस्था का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और एक किताब लिखी, इसका नाम है जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, जिसमें जाति व्यवस्था पर एक व्यवस्थित कार्य किया और उन्होंने ये बताया कि भारत की जाति व्यवस्था इंडो आर्य संस्कृति का एक मूलभूत तत्व है। उन्होंने अपनी किताब में निम्न प्रकार की विशेषता बताई। पहली विशेषता बता कि जाति व्यवस्था में समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। मतलब जाति व्यवस्था में भाग होते हैं, उसके भाग के उपभाग होते हैं। जैसे आपने जोली अरबी आपने किताब मूवी देखी होगी, जब उससे पूछते हैं कौन से ब्राह्मण, काबिल कुछ ब्राह्मण, कौन सा गोत्र, उसमें अंदर से अंदर, मतलब हर जाति व्यवस्था में जिस जाति से वो बिलोंग करता है उनका विभाजन, उसके अंदर भाग, उपभाग, उपभाग का उपभाग होता है। दूसरा संस्करण, ऊपर से नीचे तक बांटा जाता है। ये ऊंच नीच की परंपरा आधारित सोपानिक व्यवस्था है। सोपान है, सीढ़ी दर व्यवस्था है, सीढ़ी जैसी होती है उस सीढ़ी दर सीढ़ी व्यवस्था है, सोपान वाली व्यवस्था है जिसमें ऊंच नीच का भाव होता। और ये ऊंच नीच का भाव होता पवित्रता और अपवित्रता कार्य पे आधारित। मतलब कुल मिला के जो काम पवित्र माने गए हैं, जैसे कर्म कांड करना, शिक्षा देना इत्यादि, तो उस पवित्र काम करने वाली जाति समूह को उच्च वर्ग का नाम दिया गया। और जो वर्ग अपवित्र काम, जैसे सफाई व्यवस्था हो गई, ठट्ठरे का काम हो गया, बटाई का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, वैसे काम को उन्होंने इस गुरिये के अनुसार उन्होंने उन लोगों को निम्न जाति से बिलोंग किया। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बात इसकी विशेषता है, जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसकी जाति व्यवस्था का निर्धारण उसके जन्म से ही हो जाता है। अगली बात, भोजन और सहवास में प्रतिबंध। धूम्रपान और मद्यपान, साथ बैठकर धूम्रपान करना, साथ बैठकर बात करना, साथ बैठकर मद्यपान करना, साथ बैठकर खाना खाना और साथ रहना इत्यादि पर इस जाति व्यवस्था में प्रतिबंध था। सबसे बड़ी बात अगली विषय जाति विवाह प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में विवाह में प्रतिबंध लगाया गया है और इन्होंने ये कहा है कि रक्त की शुद्धता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अंतर जातीय, मतलब जाति के अंदर ही जात विवाह करना अनिवार्य है। अगली बात आती है व्यवसायिक चयन का भाव। मतलब जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से बिलोंग करता है, जिस जाति से बिलोंग करता है, वो अपने परंपरागत पेशे और पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर किसी और व्यवसाय को वो चयन नहीं कर सकता। अगली बात है धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार। मतलब इस जाति व्यवस्था में कुछ समूह को धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यता लगाई है। फॉर एग्जाम्पल पुरानी परंपरा की बात करूं तो जो निम्न वर्गों से बिलोंग करते हैं उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी,
किसी के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उनमें विभिन्न प्रकार के निर्योग्यता प्रतिबंध लगाए जाते थे और साथ ही साथ कुछ समूह को विशेष अधिकार भी प्रदान किया। जैसे अगर इस किताब की बात करूं, इस किताब में एक वर्णन यह का है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है वो 4 विवाह कर सकता है, क्षत्रिय 3 विवाह कर सकता है, वैश्य 2 कर सकता है, शूद्र 1 विवाह कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिबंध और विशेष अधिकार की वो जाति व्यवस्था बात करती है। अगली बात है रीति रिवाज, पहनावा और बोलचाल बन जाता है। मतलब जाति व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस जाति से बिलोंग करता है उनका पहनावा अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, उनका बोलचाल की तरीका भी उनका अलग अलग होता है। अगली विशेष आती है संघर्ष का निदान जातीय पंचायत के द्वारा। जब भी इस जाति व्यवस्था में किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार की समस्या आती है, उनका निदान उनका परंपरागत जाति व्यवस्था से बिलोंग करने वाली पंचायतें उनका निदान करती है। मतलब संघर्ष का समाधान जातीय पंचायतों के द्वारा होती है। और लास्ट विशेषता आर्थिक असमानता की बात की जाती है, जिसमें जो व्यक्ति निम्न जाति से बिलोंग करता है उसके मन मस्तिष्क में एक भावना घर कर जाती है जो ये कहती है कि जो निम्न होता है उनको आर्थिक विशेषाधिकार की समाप्ति हो जाती है, उनकी आर्थिक अधिकार उनके पास नहीं है। कुल मिला के जाति व्यवस्था क्या है और जीएस घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता है उसका वर्णन मैंने आपके सामने। अगर आपसे बात करूं जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, मतलब वर्तमान समय में हम देखते हैं जाति प्रथा का धीरे धीरे वो उसकी जटिलता, उसकी स्थिरता परिवर्तन होती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो अपनी किताब ने समाजशास्त्र में अपनी किताबों में ये कहा है कि सब जाति व्यवस्था में परिवर्तन का पहला कारण उस समय है सांस्कृतिकरण। अगर संस्कृतिकरण का परिभाषा बात कहूँ आपको, निम्न जाति के उग्रगामी गति, मतलब यदि निम्न जाति से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, जाति के लोग हैं, और उच्च जाति के रहन सहन, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, पद्धति, जीवन पद्धति, व्यवहार को और संस्कृति को अपना लेते हैं, उसका अनुसरण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उसका जातीय व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है अनुसरण करने के साथ साथ जो अपवित्र व्यवसाय और अपवित्र आदत है उनको छोड़ देते हैं, तो वो अपनी जाति में उच्चतर विकास कर देते हैं। मतलब संस्कृतिकरण की वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगली बात आती है पश्चिमीकरण की बात। पश्चिमीकरण का मतलब होता है यूरोपियन, मतलब पश्चिमी देशों के रहन सहन, पद्धति, भाषा, पोशाक, व्यवहार, रहन सहन, परंपरा इत्यादि को अपनाकर उसी तरह का व्यवहार करना। जब हम पश्चिमीकरण का जब अपनाते हैं तो भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन होता है। अगली बात आती है आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिक परंपराओं जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकपूर्ण अभिव्यक्तियां, तर्क, मानववाद, विज्ञान को अपनाना। इस प्रकार की जब व्यवस्था अपनाते हैं तब उसका जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, समाप्त होता है और जातीय व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। अगला आता है परिवर्तन का प्रभुत्व जाति। मतलब प्रभुत्व जाति का मतलब होता है एक ऐसी जाति जो किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्वशाली होती हैं, तो वो उस क्षेत्र में स्टेटस वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र में जाति व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसको भी परिवर्तन कर देती है। अगली बात आती है औद्योगिक और नगरीकरण से भी धीरे धीरे लोगों का आवागमन बढ़ा है और नगरीकरण होने से जो जाति व्यवस्था की जो धार्मिक परंपरा आधारित जो जाति व्यवस्था है उसमें धीरे धीरे ह्रास होने का उसमें भी परिवर्तन होता है। अगली बात आती है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब पंचायत राज चुनावों की वजह से भी जाति व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अगली बात आकर हम समाज सुधार आंदोलन, मतलब जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुआ उनका एक दृष्टिकोण हमेशा एक उनका उद्देश्य ये रहा है कि वो जाति व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन करें, जाति व्यवस्था में किस प्रकार की जो छुआछूती थी, जाति भेदभाव है उनको समाप्त करने का प्रयास करना। तो कुल मिलाकर समाज सुधार आंदोलन से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ।
अगली बात कर रहा हूं नए वर्गों का उदय, मतलब कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हो गए हैं जो अपनी स्टेटस, अपनी योग्यता, अपने रोल के माध्यम से जाति व्यवस्था को धीरे धीरे परिवर्तन करने लगे। अगली बात है कार्य क्षमता को महत्व। जो जाति व्यवस्था में जो जन्म को महत्व दिया जाता है, जन्म का वंशानुगत कार्य को महत्व दिया जाता है, उसके स्थान पर उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी विश्वास, उसके कार्य क्षमता को महत्व देने लगे, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अगली बात कहूँ छुआछूत समाप्ति के जो कानून है, उस कानून ने भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। अगली बात है आवागमन के साधनों का विकास, मतलब जितने परिवहन के साधन हुए, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा तो उनकी संकुचित मानसिकता, संकुचित जाति परंपरा का धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और लास्ट एंड फाइनल की बात है कि जन्म के स्थान पर धन की वैल्यू स्टार्ट होगी। जहाँ धन की वैल्यू होगी, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, उस व्यक्ति की स्टेटस में, उसकी व्यवस्था की जाति व्यवस्था में उसका स्टेटस है, उनकी रोल है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। कुल मिलाकर जाति व्यवस्था में परिवर्तन के ये मुख्य कारण संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रभुत्व जाति, औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, समाज सुधार आंदोलन, नए वर्गों का उदय और कार्य क्षमता का महत्व, छुआछूत की समाप्ति, आवागमन के साधनों का विकास और धन के महत्व को वृद्धि देने से जाति व्यवस्था में परिवर्तन